लीजिए सुनिए। आर्थर कानन डॉयल की लिखी कहानी स्कैंडल इन बोहेमिया का हिंदी अनुवाद। बोहेमिया में एक घोटाला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शर्लॉक होम्स के लिए वो हमेशा औरत ही रही। मैंने उसे शायद ही कभी किसी और नाम से उसका जिक्र करते हुए सुना हो। उसकी नजरों में वो सभी औरतों के बीच एक अनोखी और प्रमुख थी। ऐसा नहीं था कि होम्स ने इरीन एडलर के लिए प्रेम जैसा कोई भाव महसूस किया हो। सभी भावनाएं, और विशेष रूप से ये भाव, उसकी ठंडी, सटीक लेकिन अद्भुत रूप से संतुलित बुद्धि को असहनीय लगती थीं। मेरा मानना है कि वो दुनिया की अब तक की सबसे परिपूर्ण, तर्कशील और निरीक्षणकारी मशीन थी। लेकिन प्रेमी के रूप में वो खुद को झूठे स्थान पर रख लेता। उसने कभी भी कोमल भावनाओं की चर्चा नहीं की, सिवाय व्यंग्य और ताने के साथ। वे भावनाएं एक पर्यवेक्षक के लिए प्रशंसनीय थीं, मनुष्यों के उद्देश्यों और क्रियाओं का पर्दा हटाने के लिए अद्भुत। लेकिन एक प्रशिक्षित तर्कशील व्यक्ति के लिए ऐसी भावनाओं को अपने नाजुक और सटीक रूप से समायोजित स्वभाव में प्रवेश देना एक ऐसा विचलित करने वाला तत्व स्वीकार करना था जो उसके मानसिक निष्कर्षों पर संदेह पैदा कर सकता था। एक संवेदनशील यंत्र में रेत का कण या उसके उच्च शक्ति वाले लेंसों में दरार उतनी ही परेशान करने वाली होती जितनी कि उसकी प्रकृति में कोई तीव्र भावना। फिर भी उसके लिए केवल एक औरत थी, और वो थी दिवंगत इरीन एडलर, जिसकी स्मृति संदिग्ध और सवालों से भरी हुई थी। हाल के दिनों में मैंने होम्स को बहुत कम देखा था। मेरी शादी ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था। मेरी अपनी संपूर्ण खुशी और घर केंद्रित रुचियां, जो उस व्यक्ति के चारों ओर विकसित होती हैं जो पहली बार अपने घर का स्वामी बनता है, ने मेरा सारा ध्यान आकर्षित कर लिया था। वहीं होम्स, जो अपनी पूरी बोहेमियन आत्मा के साथ समाज के हर रूप से घृणा करता था, बेकर स्ट्रीट की हमारी पुरानी लॉजिंग में रहता था। वो अपनी पुरानी किताबों में डूबा रहता और हफ्ते दर हफ्ते कोकीन और महत्वाकांक्षा, नशे की सुस्ती और अपनी तीव्र प्रकृति की प्रचंड ऊर्जा के बीच झूलता रहता। वो अब भी अपराधों के अध्ययन से गहराई से आकर्षित था और अपने असाधारण निरीक्षण कौशल और विशाल क्षमताओं का उपयोग उन सुरागों को पकड़ने और उन रहस्यों को सुलझाने में करता था जिन्हें आधिकारिक पुलिस ने निराशाजनक मानकर छोड़ दिया था। समय समय पर मुझे उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ अस्पष्ट खबरें मिलती थीं। ट्रैप ऑफ हत्या मामले में ओडेसा बुलाए जाने की, त्रिनकोमाली में एटकिंसन भाइयों की विचित्र त्रासदी को सुलझाने की, और अंत में हॉलैंड के शाही परिवार के लिए अत्यंत सूझबूझ और सफलता के साथ एक मिशन पूरा करने की। इन संकेतों के अलावा, जो मैं केवल दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों के साथ साझा करता था, मुझे अपने पुराने मित्र और साथी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। एक रात, ये 20 मार्च 1888 की बात है, मैं एक मरीज को देखने की यात्रा से लौट रहा था, क्योंकि अब मैं फिर से नागरिक चिकित्सा अभ्यास में लौट आया था। जब मेरा रास्ता बेकर स्ट्रीट से होकर गुजरा, जैसे ही मैं उस परिचित दरवाजे के पास से गुजरा, जो हमेशा मेरी यादों में मेरे विवाह प्रस्ताव और स्टडी इन स्कारलेट की अंधकारमय घटनाओं से जुड़ा रहेगा, मुझे होम्स को फिर से देखने और ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि वो अपनी असाधारण क्षमताओं का उपयोग कैसे कर रहा है। उसके कमरे तेज रोशनी से जगमगा रहे थे, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने उसकी लंबी पतली काया को अंधेरे के खिलाफ 2 बार एक गहरे सिलहूट के रूप में गुजरते देखा। वो तेजी से कमरे में चहलकदमी कर रहा था, उत्सुकता से, सिर झुका हुआ और हाथ पीछे बांधे हुए। मुझे, जो उसकी हर आदत और मूड को जानता था, उसके इस रवैये और हाव भाव ने अपनी कहानी खुद कह दी। वो फिर से काम में जुटा हुआ था। वो अपनी नशीली कल्पनाओं से उठ चुका था और किसी नई समस्या की गुत्थी सुलझाने में व्यस्त था।
मैंने घंटी बजाई और मुझे उस कमरे में ले जाया गया जो कभी आंशिक रूप से मेरा भी हुआ करता था। उसका व्यवहार गर्मजोशी भरा नहीं था, अक्सर ऐसा नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता है वो मुझे देखकर खुश हुआ। बिना ज्यादा कुछ कहे, लेकिन एक दयालु नजर के साथ उसने मुझे एक आर्म चेयर की ओर इशारा किया, सिगार का केस मेरी ओर फेंका और कोने में रखे स्प्रिट केस और गैसोजीन की ओर इशारा किया। फिर वो आग के सामने खड़ा हो गया और अपनी अनोखी आत्मनिरीक्षण वाली शैली में मुझे देखने लगा। शादी तुम्हारे ऊपर फब रही है, उसने टिप्पणी की। मुझे लगता है वॉटसन, तुमने मेरे देखे जाने के बाद से 7.5 पाउंड वजन बढ़ा लिया है। 7? मैंने उत्तर दिया। सचमुच? मुझे लगा था थोड़ा और, थोड़ी सी और बढ़ोतरी, मेरा अंदाजा है वॉटसन। और तुम फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो, यह भी मैंने देखा। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम फिर से काम में जुटने वाले हो। तो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने देखा, मैंने अनुमान लगाया। मुझे ये कैसे पता चला कि तुमने हाल ही में खुद को बहुत भीगा हुआ पाया है और तुम्हारे पास एक बेहद आलसी और लापरवाह नौकरानी है। मेरे प्यारे होम्स, मैंने कहा, यह बहुत ज्यादा है। अगर तुम कुछ सदियों पहले होते तो निश्चित ही जला दिए गए होते। ये सच है कि मैंने गुरुवार को एक गांव की सैर की थी और घर लौटते समय भयानक गंदगी में था। लेकिन चूंकि मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं, मुझे समझ नहीं आता कि तुमने इसे कैसे अनुमान लगाया। रही बात मेरी नौकरानी मैरी जैन की, वो सचमुच सुधारने लायक नहीं है और मेरी पत्नी ने उसे नोटिस दे दिया है। लेकिन यहां फिर से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुमने ये सब कैसे निकाला। वो खुद से हंसा और अपने लंबे नर्वस हाथों को एक दूसरे से रगड़ने लगा। ये बिल्कुल सरल है, उसने कहा। मेरी आंखों ने मुझे बताया कि तुम्हारे बाएं जूते के अंदरूनी हिस्से पर, जहां आग की रोशनी पड़ रही है, चमड़े पर 6 लगभग समानांतर खरोंचे हैं। ये स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के कारण हुई है जिसने बहुत लापरवाही से तलवे के किनारों को खुरचकर उस पर जमी हुई गंदगी हटाने की कोशिश की है। इससे देखो, मैंने 2 निष्कर्ष निकाले हैं। पहला, कि तुम खराब मौसम में बाहर गए थे, और दूसरा कि तुम्हारी नौकरानी लंदन की सबसे लापरवाह और खतरनाक किस्म की है। रही बात तुम्हारी प्रैक्टिस की, अगर कोई सज्जन मेरे कमरे में आइडोफॉर्म की गंध के साथ आते हैं, उनके दाएं हाथ की तर्जनी पर सिल्वर नाइट्रेट का काला निशान होता है और उनके टॉप हैट के दाईं ओर उभार होता है जहां उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप छुपाया हुआ है, तो अगर मैं उन्हें चिकित्सा पेशे का सक्रिय सदस्य न घोषित कर पाऊं तो मैं सचमुच बहुत मूर्ख हूं। मैं उसकी तर्क प्रक्रिया की सरलता पर हंसे बिना नहीं रह सका। जब मैं तुम्हारे कारण सुनता हूं, मैंने टिप्पणी की, तो मुझे ये सब इतना हास्यास्पद रूप से सरल लगता है कि मैं खुद इसे आसानी से कर सकता हूं। लेकिन हर बार तुम्हारी तर्क शक्ति का उदाहरण देखकर मैं उलझ जाता हूं, जब तक कि तुम अपनी प्रक्रिया समझाते नहीं। फिर भी मुझे लगता है कि मेरी आंख है तुम्हारी आंखों जितनी ही अच्छी हैं। बिल्कुल सही, उसने उत्तर दिया, सिगरेट जलाते हुए और एक आर्म चेयर में धंसते हुए। तुम देखते हो लेकिन निरीक्षण नहीं करते, यही अंतर है। उदाहरण के लिए, तुमने अक्सर उन सीढ़ियों को देखा है जो हॉल से इस कमरे तक आती हैं? अक्सर? कितनी बार? खैर, सैकड़ों बार। तो वे कितनी है? कितनी? मुझे नहीं पता। यही तो, तुमने निरीक्षण नहीं किया और फिर भी तुमने देखा है। यही मेरी बात है। अब मुझे पता है कि वे 17 हैं, क्योंकि मैंने न केवल देखा है बल्कि निरीक्षण भी किया है। वैसे, चूंकि तुम्हें इन छोटे छोटे रहस्यों में रुचि है और चूंकि तुम मेरी कुछ साधारण घटनाओं को दर्ज करने के लिए काफी दयालु हो, तुम्हें इसमें रुचि हो सकती है। उसने मोटे गुलाबी रंग के नोट पेपर की एक शीट मेरी ओर फेंकी जो मेज पर खुली रखी थी। यह पिछली डाक से आया है, उसने कहा। इसे जोर से पढ़ो। नोट में तारीख नहीं थी, न ही हस्ताक्षर या पता। आज रात 8 बजे से 15 मिनट पहले आपसे एक सज्जन मिलेंगे जो आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर परामर्श करना चाहते हैं। यूरोप के एक शाही घराने को दी गई
आपकी हाल की सेवाओं ने यह साबित किया है कि आप पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। आपके बारे में ये विवरण हमें सभी ओर से प्राप्त हुआ है। उस समय अपने कमरे में रहें, और यदि आपका आगंतुक नकाब पहन कर आए तो इसे अन्यथा न लें। ये सचमुच एक रहस्य है। मैंने टिप्पणी की। तुम्हें क्या लगता है, इसका क्या मतलब है? मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के अनुमान लगाना एक बड़ी गलती है। ऐसा करते हुए इंसान तथ्यों को अपने सिद्धांतों के अनुकूल मोड़ने लगता है, बजाय इसके कि सिद्धांतों को तथ्यों के अनुसार बनाए। लेकिन खुद इस नोट के बारे में तुम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हो? मैंने लेखन और उस कागज को ध्यानपूर्वक देखा जिस पर इसे लिखा गया था। जिस व्यक्ति ने इसे लिखा वो शायद संपन्न था। मैंने अपने साथी की प्रक्रिया की नकल करने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा कागज आधे क्राउन से कम में नहीं मिल सकता। यह खास तौर पर मजबूत और सख्त है। विशिष्ट, यह शब्द बिल्कुल सही है, होम्स ने कहा। यह बिल्कुल अंग्रेजी कागज नहीं है। इसे रोशनी की ओर उठाओ। मैंने ऐसा किया और देखा कि कागज के रेशों में एक बड़ा ई, एक छोटा जी, एक पी और एक बड़ा जी एक छोटे टी के साथ बुना हुआ है। इसका क्या मतलब है? होम्स ने पूछा। निर्माता का नाम या शायद उसका मोनोग्राम? बिल्कुल नहीं। जी और छोटा टी गैसेलशाफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है, जो जर्मन में कंपनी का अर्थ है। यह हमारी कंपनी की तरह एक सामान्य संक्षिप्त रूप है। पी बेशक पेपियर के लिए है। अब ईजी के बारे में आओ हमारे कॉन्टिनेंटल गजेटियर पर नजर डालें। उसने अपनी अलमारी से एक भारी भूरा खंड निकाला। एग्लो एग्लोनिट्स, ये रहा एग्रिया। ये एक जर्मन भाषी देश में है, बोहेमिया में, कार्ल्सबेड के पास। वॉलेनस्टीन की मृत्यु के दृश्य के रूप में और इसके कई कांच कारखानों और कागज मिलों के लिए उल्लेखनीय। मेरे लड़के, इसका क्या मतलब निकालते हो? उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सिगरेट का एक बड़ा नीला विजयी धुआं छोड़ दिया। कागज बोहेमिया में बना है, मैंने कहा। बिल्कुल। और जिसने ये नोट लिखा वो जर्मन है। क्या तुमने वाक्य की विशेष रचना पर ध्यान दिया? दिस अकाउंट ऑफ यू वी हैव फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स रिसीव्ड। कोई फ्रेंच या रूसी इसे इस तरह नहीं लिख सकता। केवल जर्मन ही अपनी क्रियाओं के साथ इतना सभ्य होता है। अब केवल ये पता लगाना बाकी है कि इस जर्मन को, जो बोहेमियाई कागज पर लिखता है और अपना चेहरा दिखाने के बजाय नकाब पहनना पसंद करता है, आखिर चाहिए क्या? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो यहां आ रहा है हमारी सारी शंकाएं दूर करने। जैसे ही उसने ये कहा, घोड़ों के खुरों और पहियों की चरमराहट की तेज आवाज गली से सुनाई दी, जिसके बाद घंटी की एक तेज खींच सुनाई दी। होम्स ने सीटी बजाई। आवाज से एक जोड़ा है, उसने कहा। हां, उसने खिड़की से झांकते हुए कहा। एक प्यारा सा ब्रूम और एक शानदार जोड़ी घोड़े, 150 गिनी का हर एक। इस मामले में पैसे हैं वाटसन, अगर कुछ और ना हो। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, होम्स। बिल्कुल नहीं डॉक्टर, वहीं रहो जहां हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, और ये वादा करता हूं कि ये दिलचस्प होगा। इसे मिस करना अफसोसजनक होगा। लेकिन तुम्हारा ग्राहक, उसकी परवाह मत करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, और शायद उसे भी। लो, वो आ गया। डॉक्टर, उस आर्म चेयर में बैठो और अपनी पूरी तवज्जो दो। सीढ़ियों और गलियारे में सुनाई दिया भारी और धीमा कदम दरवाजे के बाहर आकर रुका। फिर एक तेज और अधिकारपूर्ण दस्तक सुनाई दी। अंदर आओ, होम्स बोला। एक व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया, जिसकी ऊंचाई 6 फीट 6 इंच से कम नहीं हो सकती थी, और जिसकी छाती और हाथ पैर हरक्यूलिस जैसे बलशाली थे। उसका पहनावा अत्यधिक समृद्ध था, ऐसा कि इंग्लैंड में इसे बुरे स्वाद के बराबर माना जाता। उसकी डबल ब्रेस्टेड कोट की आस्तीनों और सामने भारी अस्त्राखान की पट्टियां कटी हुई थीं।
और उसके कंधों पर डाला हुआ गहरे नीले रंग का लबादा, जो अंदर से अग्नि जैसे रंग के रेशम से अस्त्रित था, उसकी गर्दन पर एक ब्रोच से बंधा हुआ था, जिसमें एक जलता हुआ बेरिल जड़ा हुआ था। उसके जूते, जो उसकी पिंडलियों के आधे तक पहुंचते थे और जिनके ऊपरी हिस्से समृद्ध भूरे रंग की फर से सज्जित थे, उसके पूरे व्यक्तित्व से झलकती बर्बर वैभव की छवि को पूरा कर रहे थे। उसके हाथ में चौड़ी टोपी थी और उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से पर गाल की हड्डियों तक फैला हुआ एक काला नकाब था, जिसे उसने शायद उसी समय ठीक किया था, क्योंकि उसका हाथ अभी भी उस पर उठा हुआ था। उसके चेहरे के निचले हिस्से से वो एक दृढ़ स्वभाव वाला व्यक्ति प्रतीत होता था, जिसके मोटे झूलते हुए होठ और लंबी सीधी ठोड़ी ये दर्शाते थे कि उसमें संकल्प और जिद दोनों हैं। क्या आपने मेरा पत्र प्राप्त किया? उसने गहरी और कठोर आवाज में पूछा, जिसमें जर्मन उच्चारण स्पष्ट था। मैंने आपको बताया था कि मैं मिलने आऊंगा। उसने हम दोनों की ओर देखा, मानो ये तय नहीं कर पा रहा हो कि किससे बात करे। कृपया बैठ जाइए, होम्स ने कहा। ये मेरे मित्र और सहयोगी डॉक्टर वाटसन हैं, जो कभी कभी मामलों में मेरी मदद करते हैं। मुझे किस नाम से संबोधित करने का सम्मान प्राप्त है? आप मुझे काउंट वॉन क्रेम कह सकते हैं। मैं एक बोहेमियन कुलीन व्यक्ति हूं। मुझे समझ में आया है कि आपके मित्र एक सम्मानित और विवेकशील व्यक्ति हैं, जिन पर मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में भरोसा कर सकता हूं। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा। मैं उठने ही वाला था कि होम्स ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुर्सी पर वापस बिठा दिया। या तो दोनों या कोई नहीं, उसने कहा। आप इन सज्जन के सामने वो सब कह सकते हैं जो मुझे कह सकते हैं। काउंट ने अपने चौड़े कंधे उचकाए। तो मुझे शुरुआत करनी होगी, उसने कहा। आप दोनों को 2 वर्षों तक पूर्ण गोपनीयता का वचन देना होगा। उसके बाद ये मामला महत्वहीन हो जाएगा। वर्तमान में ये इतना गंभीर है कि इसका प्रभाव यूरोपीय इतिहास पर पड़ सकता है। मैं वचन देता हूं, होम्स ने कहा। और मैं भी, मैंने कहा। इस नकाब को क्षमा करें, हमारे अजीब आगंतुक ने जारी रखा। जो सम्मानित व्यक्ति मुझे नियुक्त कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि उनका एजेंट आपसे अज्ञात रहे, और मैं तुरंत स्वीकार करता हूं कि मैंने जो शीर्षक अभी आपको बताया वो पूरी तरह से मेरा अपना नहीं है। मुझे इसका पहले से ही अंदेशा था, होम्स ने सूखी आवाज में कहा। परिस्थितियां अत्यंत नाजुक हैं और हर सावधानी बरतनी पड़ रही है, ताकि ये बड़ा घोटाला न बन जाए और यूरोप के एक शासक परिवार की साख पर बुरा असर न पड़े। स्पष्ट कहूं तो ये मामला ओरमस्टीन के महान शाही परिवार, जो बोहेमिया के वंशानुगत राजा हैं, को प्रभावित करता है। मुझे ये भी ज्ञात था, होम्स ने कहा, अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए और अपनी आंखें बंद करते हुए। शाही आगंतुक ने थोड़े से आश्चर्य से होम्स के आलसी और आराम से बैठे हुए व्यक्तित्व की ओर देखा, जिसे निस्संदेह यूरोप का सबसे चतुर तर्ककर्ता और सबसे सक्रिय एजेंट बताया गया था। यदि महाराज अपनी समस्या बताने की कृपा करें, उसने कहा, तो मैं आपको बेहतर सलाह दे सकता हूं। आगंतुक अपनी कुर्सी से उछला और कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। फिर निराशा के एक संकेत के साथ उसने अपना नकाब चेहरे से उतारकर जमीन पर फेंक दिया। आप सही कह रहे हैं, उसने चिल्लाकर कहा। मैं राजा हूं, मुझे इसे छिपाने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में क्यों? होम्स ने धीरे से कहा। महाराज, आपके कुछ कहने से पहले ही मैं ये समझ चुका था कि मैं विल्हेम गाट्सराइच सिगिस्मंड वॉन ओरमस्टीन, कैसल फेल्स्टीन के ग्रैंड ड्यूक और बोहेमिया के वंशानुगत राजा से बात कर रहा हूं। पर आप समझ सकते हैं, अजीब आगंतुक ने कहा, फिर से बैठते हुए अपना हाथ अपने ऊंचे सफेद माथे पर फेरते हुए। आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसे काम अपने नाम से करना पसंद नहीं करता, लेकिन मामला इतना संवेदनशील था कि इसे किसी एजेंट को सौंपना अपने आप को उसकी दया पर छोड़ने जैसा होता। मैं आपसे परामर्श करने के लिए प्राग से गुप्त रूप से आया हूं, तो कृपया अपनी समस्या बताएं। होम्स ने एक बार फिर
अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मामला संक्षेप में ये है। लगभग 5 साल पहले वारसा में एक लंबी यात्रा के दौरान मैं प्रसिद्ध रोमांचकारी महिला आयरिन एडलर से मिला। ये नाम शायद आपके लिए परिचित होगा। डॉक्टर, कृपया मेरे सूचकांक में से देखें। होम्स ने बिना आंखें खोले कहा। वो वर्षों से व्यक्तियों और विषयों से संबंधित सभी विवरणों का संकलन और क्रमबद्ध करते आ रहे थे, ताकि किसी भी विषय या व्यक्ति का नाम सुनते ही वो तुरंत जानकारी प्रदान कर सकें। इस मामले में मैंने उसकी जीवनी, एक हिब्रू रब्बी और एक स्टाफ कमांडर जिसने गहरे समुद्र की मछलियों पर एक लेख लिखा था, के बीच में पाई। देखते हैं, होम्स ने कहा। 1858 में न्यू जर्सी में जन्म, कंट्राल्टो, ला स्काला, वारसा के इंपीरियल ओपेरा की प्राइमा डोना। हाँ, ओपेरा मंच से निवृत्त। हाँ, लंदन में निवास। बिल्कुल ठीक। महाराज, जैसा कि मैंने समझा, आप इस महिला के साथ उलझ गए थे, उसे कुछ आपत्तिजनक पत्र लिखे थे और अब आप उन पत्रों को वापस पाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन कैसे? क्या कोई गुप्त विवाह हुआ था? नहीं। कोई कानूनी दस्तावेज या प्रमाण पत्र? नहीं। तो फिर महाराज, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। अगर ये महिला अपने पत्र ब्लैकमेल या अन्य उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत करती है, तो उनकी प्रामाणिकता कैसे साबित कर सकती है? लेखनी से। ओह, नकली लेखनी। मेरा निजी नोट पेपर चोरी किया गया। मेरा सील नकली। मेरा फोटो खरीदा गया। हम दोनों एक ही फोटो में थे। ओह, ये बहुत बुरा है महाराज। आपने सचमुच एक बड़ी भूल की है। मैं पागल था, पागल। आपने खुद को एक गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। तब मैं केवल क्राउन प्रिंस था, मैं युवा था। मैं अब केवल 30 का हूं। इसे वापस लाना होगा। हमने कोशिश की और असफल रहे। महाराज को भुगतान करना होगा। इसे खरीदा जाना चाहिए। वो बेचना नहीं चाहती। चोरी करें? 5 प्रयास किए। 2 बार मेरे आदमियों ने उसके घर को खंगाला। एक बार जब वो यात्रा कर रही थी तो उसका सामान चुरा लिया गया। 2 बार उसे घेरने की कोशिश की गई। कोई परिणाम नहीं निकला। उसका कोई पता? बिल्कुल नहीं। होम्स हंस पड़ा। ये एक बहुत ही दिलचस्प समस्या है, उसने कहा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत गंभीर है। राजा ने शिकायत की। ये सच है। और वो फोटो के साथ क्या करना चाहती है? मुझे बर्बाद करना। लेकिन कैसे? मैं शादी करने वाला हूं। मैंने सुना है क्लोटिल्ड लॉटमैन वॉन सेक्स मेनेंजेन से, जो स्कैंडिनेविया के राजा की दूसरी बेटी है। आप उसके परिवार के सख्त सिद्धांतों को जानते होंगे। वो खुद बहुत ही पवित्र स्वभाव की है। मेरे आचरण पर किसी भी तरह की शंका इस विवाह को समाप्त कर देगी। और आयरिन एडलर, वो धमकी दे रही है कि वो ये फोटो उन्हें भेज देगी, और वो ऐसा जरूर करेगी। मुझे पता है कि वो ऐसा करेगी। आप उसे नहीं जानते, लेकिन उसका व्यक्तित्व इस्पात जैसा है। उसके पास सबसे सुंदर महिलाओं का चेहरा है और सबसे दृढ़ निश्चयी पुरुषों का दिमाग। वो मुझे किसी अन्य महिला से विवाह करते हुए देखने की बजाय किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक। क्या आपको यकीन है कि उसने अभी तक वो फोटो नहीं भेजा है? मुझे पूरा यकीन है। और क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि वो फोटो उस दिन भेजेगी जिस दिन सगाई सार्वजनिक रूप से घोषित की जाएगी। वो दिन अगला सोमवार है। ओह, तो हमारे पास अभी 3 दिन हैं, होम्स ने ऊबते हुए कहा। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण मामलों को देखने के लिए समय है। महाराज, आप लंदन में ही रहेंगे? बिल्कुल। आप मुझे लांगहम होटल में पाएंगे, काउंट वॉन क्रेम के नाम से। तो मैं आपको हमारी प्रगति के बारे में पत्र लिख दूंगा। कृपया ऐसा करें। मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा। और धन के बारे में? आपके पास पूरी छूट है। पूरी तरह? मैं आपको बताता हूं कि मैं अपनी रियासतों में से एक को इस फोटो के लिए दे सकता हूं। और वर्तमान खर्चों के लिए
राजा ने अपने लबादे के नीचे से एक भारी चमड़े का थैला निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इसमें 300 पाउंड सोने में और 700 नोट्स में है, उसने कहा। होम्स ने अपनी नोटबुक की एक शीट पर एक रसीद लिखी और उसे राजा को सौंप दिया। और उस महिला का पता? उसने पूछा। ब्रायनी लॉज, सरपेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन्स वुड। होम्स ने इसे नोट किया। एक और सवाल, उसने कहा। क्या वो फोटो एक कैबिनेट फोटो था? था। तो शुभरात्रि महाराज, और मुझे विश्वास है कि जल्द ही आपके लिए कुछ अच्छी खबरें होंगी। और शुभरात्रि वाटसन, उसने जोड़ा, जैसे ही शाही बग्घी के पहिए सड़क पर घूमते हुए सुनाई दिए। अगर आप कल दोपहर 3 बजे आने का कष्ट करेंगे तो मैं इस छोटे से मामले पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। 3 बजे ठीक मैं बेकर स्ट्रीट पर था, लेकिन होम्स अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मकान मालिक ने मुझे बताया कि वो सुबह 8 बजे से थोड़ी देर बाद घर से बाहर गए थे। फिर भी मैंने आग के पास बैठकर उनका इंतजार करने का निश्चय किया, चाहे उन्हें आने में कितना भी समय लगे। मैं पहले ही उनकी जांच में गहरी रुचि ले चुका था, क्योंकि हालांकि ये मामला उन 2 अपराधों से बिल्कुल अलग था जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। फिर भी इस मामले की प्रकृति और उनके ग्राहक की उच्च स्थिति ने इसे एक विशेष पहचान दी थी। वास्तव में मेरे दोस्त के हाथ में जिस जांच का कार्य था, उसके अलावा उनकी परिस्थितियों को कुशलतापूर्वक संभालने और उनकी तीव्र नुकीली तर्क शक्ति में कुछ ऐसा था जो मुझे उनकी कार्यप्रणाली को अध्ययन करने का आनंद देता था, और उन तेज सूक्ष्म तरीकों का अनुसरण करने का भी, जिनसे वो सबसे उलझे हुए रहस्यों को सुलझाते थे। मैं उनकी हमेशा की सफलता का इतना आदी हो चुका था कि असफल होने की संभावना ने मेरे दिमाग में आना ही छोड़ दिया था। करीब 4 बजे के आसपास दरवाजा खुला और एक शराबी दिखने वाला नौकर, गंदा और साइड विश्कर वाला, जलनयुक्त चेहरे और बेहयाई से भरे कपड़ों में कमरे में दाखिल हुआ। चूंकि मैं अपने मित्र की अद्भुत छद्मवेश की शक्तियों का आदी था, मुझे ये पहचानने में 3 बार देखना पड़ा कि ये वही है। एक झलक में वो बेडरूम में चला गया और 5 मिनट बाद ट्वीड सूट पहने और पुराने जैसा सम्मानजनक दिखते हुए बाहर आया। उसने अपनी जेबों में हाथ डाले, आगे के सामने अपने पैरों को फैलाया और कुछ मिनटों तक जोर से हंसी मजाक किया। अच्छा, सचमुच? उसने चिल्लाया, और फिर वो कंठ में अटक गया और फिर से हंसी में फंसते हुए वो कुर्सी में लुढ़कते हुए लाचार हो गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये सचमुच बहुत मजेदार है। मुझे यकीन है कि तुम कभी नहीं अंदाजा लगा सकते कि मैंने अपनी सुबह का समय कैसे बिताया या आखिरकार क्या किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम मिस इरीन एडलर की आदतों और शायद उसके घर की निगरानी कर रहे हो। बिल्कुल, लेकिन इसके परिणाम कुछ असामान्य थे। हालांकि मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने आज सुबह 8 बजे के थोड़ा बाद एक बेकार नौकर के रूप में घर छोड़ा था। घोड़े वालों के बीच एक अद्भुत सहानुभूति और साझेदारी होती है। अगर तुम उनमें से एक बन जाओ तो तुम सब कुछ जान लोगे। मैं जल्दी से ब्रायनी लॉज पहुंचा। ये एक खूबसूरत छोटा सा घर है जिसमें पीछे बगिया है, लेकिन सामने सड़क तक फैलता हुआ 2 मंजिला है। दरवाजे पर चब लॉक है। दाईं ओर बड़ा बैठने का कमरा है, अच्छी तरह से सुसज्जित, जिसमें लंबी खिड़कियां हैं जो लगभग जमीन तक हैं, और उन मूर्खतापूर्ण अंग्रेजी खिड़की के बंद करने वाले जिन्हें एक बच्चा भी खोल सकता है। पीछे कुछ भी खास नहीं था, बस एक खिड़की थी जो कोच हाउस की छत से पहुंची जा सकती थी। मैंने चारों ओर घूमकर ध्यान से इसकी जांच की, लेकिन कुछ और दिलचस्प नहीं पाया। फिर मैंने गली में टहलते हुए देखा, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, कि एक गली में एक म्यूज है जो बगिया की दीवार के पास जाती है। मैंने घोड़े वालों की मदद की, उन्हें घोड़े रगड़ने में, और बदले में मुझे 2 पेंस, आधा आधा गिलास, 2 बार तंबाकू के धुएं का सेवन और मिस एडलर के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी प्राप्त हुई, और साथ ही उस इलाके के आधा दर्जन अन्य लोगों के बारे में भी, जिनमें मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन जिनकी जीवनी मैंने सुनी। और इरीन एडलर के बारे में क्या? मैंने पूछा।
ओह, उसने उस इलाके के सारे पुरुषों को अपना दीवाना बना दिया है। वो इस ग्रह पर किसी भी टोपे में सबसे प्यारी चीज है। यही सब सर्पेटाइन म्यूज वाले कहते हैं। एक आदमी की तरह वो शांतिपूर्वक रहती है, कॉन्सर्ट्स में गाती है, हर दिन 5 बजे बाहर जाती है और 7 बजे शाम को खाना खाने के लिए लौट आती है। सामान्यतः अन्य समय में बाहर नहीं जाती, सिवाय जब वो गाती है। एकमात्र पुरुष आगंतुक है, लेकिन वो कई बार आता है। वो एक डार्क, हैंडसम और शानदार व्यक्ति है। रोज कम से कम एक बार आता है और अक्सर 2 बार। उसका नाम है मिस्टर गॉडफ्री नॉर्टन, इनर टेम्पल का एक वकील। देखो, कैब वाले को एक विश्वसनीय साथी बनाने के फायदे। वे उसे सर्पेटाइन म्यूज से बार बार घर छोड़ चुके थे और उसके बारे में सब कुछ जानते थे। जब मैंने सारी जानकारी सुनी तो मैं फिर से ब्रायनी लॉज के पास टहलते हुए अपने अभियान की योजना पर विचार करने लगा। ये गॉडफ्रे नॉर्टन स्पष्ट रूप से इस मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वो एक वकील था। ये कुछ खतरनाक था। उनका आपस में क्या संबंध था और उसकी बार बार की मुलाकातों का उद्देश्य क्या था? क्या वो उसकी ग्राहक, दोस्त या प्रेमिका थी? अगर पहली बात सच थी तो उसने शायद उसकी तस्वीर उसके पास रखवा दी होगी। अगर दूसरी बात सच थी तो ये कम संभावना थी। इस सवाल का उत्तर इस बात पर निर्भर करता था कि मुझे ब्रायनी लॉज में अपना काम जारी रखना चाहिए या फिर इस व्यक्ति के चैम्बर्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये एक नाजुक बिंदु था और इससे मेरी जांच का दायरा बढ़ गया। मुझे डर है कि इन विवरणों से आपको बोर कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपको अपनी छोटी सी परेशानियों को दिखाना होगा ताकि आप स्थिति को समझ सकें। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने उत्तर दिया। मैं अभी भी इस मामले को अपने मन में संतुलित कर ही रहा था कि तभी एक घोड़ा गाड़ी ब्रायनी लॉज के पास आई और एक सज्जन व्यक्ति उसमें से बाहर कूदा। वो एक उल्लेखनीय रूप से सुंदर आदमी था, गहरे रंग का, तीखा नथनों वाला और मूंछों वाला। ये स्पष्ट रूप से वही आदमी था जिसके बारे में मैंने सुना था। वो बहुत जल्दी में प्रतीत हो रहा था। चालक से चिल्लाकर कहा कि रुकें और उस नौकरानी को खारिज करते हुए जो दरवाज़ा खोलने आई थी ऐसे ही घुस गया जैसे वो पूरी तरह से घर का मालिक हो। वो घर में आधे घंटे के करीब रहा और मैं उसे बैठक कक्ष की खिड़कियों में से झलकते हुए देख सकता था, ऊपर नीचे टहलते हुए, उत्तेजित होकर बात करते हुए और अपने हाथ लहराते हुए। उसकी तरफ से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद वो बाहर आया, पहले से भी अधिक उत्तेजित लग रहा था। जैसे ही वो कैब के पास पहुंचा, उसने अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाली और उसे गंभीरता से देखा। देवता की तरह गाड़ी चलाओ, उसने चिल्लाया। पहले ग्रोस एंड हैंकी, रीजेंट स्ट्रीट में, और फिर सेंट मोनिका चर्च, एजवेयर रोड में। अगर तुम इसे 20 मिनट में पहुंचा पाते हो तो आधा गिनी दूंगा। वे दोनों चल पड़े और मैं बस सोच रहा था कि क्या मुझे उनका पीछा करना चाहिए। तभी गली में एक साफ सुथरी 4 पहियों वाली छत खुली गाड़ी आई। गाड़ीवान का कोट केवल आधा बटन किया हुआ था और उसकी टाई उसके कान के नीचे लटकी थी, जबकि उसके लगाम की सभी पट्टियां बकल से बाहर निकल रही थीं। गाड़ी अभी ठीक से रुकी भी नहीं थी कि वो हॉल दरवाजे से बाहर निकलकर उसमें बैठ गई। उस पल में मैंने उसे बस एक झलक देखा, लेकिन वो एक खूबसूरत महिला थी जिसका चेहरा ऐसा था कि कोई व्यक्ति इसके लिए जान भी दे सकता था। सेंट मोनिका चर्च, जॉन, उसने चिल्लाया, और अगर तुम इसे 20 मिनट में पहुंचा पाओ तो आधा सोवरन दूंगी। ये वास्तव में बहुत अच्छा था, वॉटसन। मैं बस ये सोच रहा था कि क्या मुझे दौड़कर उसके पीछे लगना चाहिए या मैं उसके 4 पहियों वाली छत खुली गाड़ी के पीछे बैठ जाऊं। तभी एक कैब गली में आई। ड्राइवर ने ऐसी गंदी सवारी पर 2 बार देखा, लेकिन मैं उससे पहले कूद कर अंदर बैठ गया। सेंट मोनिका चर्च, मैंने कहा, और अगर तुम इसे 20 मिनट में पहुंचा पाओ तो आधा सोवरन दूंगा। ये 12 से 25 मिनट पहले था और साफ था कि क्या चल रहा था। मेरा गाड़ीवान तेज चला रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इससे तेज गाड़ी चलाई होगी, लेकिन दूसरे लोग हमसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। जब मैं पहुंचा तो वो घोड़ा गाड़ी और 4 पहियों वाली छत खुली गाड़ी उनके हाँफते हुए घोड़ों के साथ दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने गाड़ी वाले को पैसे दिए और जल्दी से चर्च के अंदर चला गया। वहां सिवाय उन 2 लोगों के जिनका मैं पीछा कर रहा था, एक और गाउन पहने पादरी के, कोई नहीं था। पादरी, ऐसा लग रहा था,
मानो उनसे बहस कर रहा हो। वे तीनों वेदी के सामने एक झुंड में खड़े थे। मैं बगल की गली में ऐसे टहलता हुआ गया जैसे कोई भी बेपरवाह व्यक्ति यूं ही चर्च में आ गया हो। अचानक मेरी हैरानी के लिए वेदी के पास खड़े तीनों लोग मेरी ओर घूमे और गॉडफ्री नॉर्टन जितनी तेज दौड़ सकते थे मेरी ओर भागे। धन्यवाद, उसने चिल्लाया। तुम सही समय पर आ गए। आओ आओ। क्या हुआ? मैंने पूछा। आइए महाशय आइए, बस 3 मिनट और, या फिर ये कानूनी नहीं रहेगा। मुझे आधे आधे खींचते हुए वेदी तक ले जाया गया और इससे पहले कि मुझे पता चलता मैं खुद को ऐसे शब्दों में जवाब देते हुए पाया जो मेरे कान में फुसफुसाए गए थे और उन चीजों के लिए गवाही दे रहा था जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और सामान्यतः इरीन एडलर कुंवारी को गॉडफ्री नॉर्टन अविवाहित से शादी करने में मदद कर रहा था। ये सब एक क्षण में हुआ और वहां वो सज्जन मुझे एक तरफ धन्यवाद दे रहे थे और महिला दूसरी तरफ, जबकि पादरी मेरे सामने मुझ पर मुस्कुरा रहे थे। ये मेरे जीवन की सबसे हास्यास्पद स्थिति थी और ये सोचकर मुझे अभी हंसी आ गई। लगता है कि उनकी शादी के लाइसेंस में कुछ औपचारिकताएं थीं कि पादरी ने बिना किसी गवाह के उन्हें शादी करने से पूरी तरह से मना कर दिया था और मेरी भाग्यशाली उपस्थिति ने दूल्हे को सड़क पर सबसे अच्छे आदमी को ढूंढने से बचाया। दुल्हन ने मुझे एक सोवरन दिया और मैं इसे इस अवसर की याद के रूप में अपनी घड़ी की चेन पर पहनने का इरादा रखता हूं। ये एक बहुत अप्रत्याशित मोड़ है, मैंने कहा। और फिर क्या? खैर, मुझे लगा कि मेरी योजनाओं पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों तुरंत ही निकलने वाले हैं और मुझे बहुत शीघ्र और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता थी। हालांकि चर्च के दरवाजे पर वे अलग हो गए। वो वापस टेम्पल चला गया और वो अपने घर वापस चली गई। मैं हमेशा की तरह 5 बजे पार्क में बाहर जाऊंगी, उसने उसे छोड़ते हुए कहा। फिर मैंने कुछ और नहीं सुना। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए और मैं अपनी व्यवस्था करने के लिए चला गया। क्या है वे व्यवस्थाएं? कुछ ठंडा मांस और एक गिलास बियर, उसने उत्तर दिया घंटी बजाते हुए। मैं खाने के बारे में सोचने के लिए बहुत व्यस्त रहा हूं और इस शाम को और भी व्यस्त रहने की संभावना है। वैसे डॉक्टर, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं खुशी से तैयार हूं। क्या आपको कानून तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या गिरफ्तार होने का खतरा उठाने में कोई आपत्ति नहीं है? अच्छे कारण के लिए नहीं। ओह, कारण तो उत्कृष्ट है। तो फिर मैं आपका आदमी हूं। मुझे यकीन था कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन आपको क्या चाहिए? जब मिसेस टर्नर ट्रे लेकर आएंगी तो मैं इसे स्पष्ट करूंगा। अब, उसने कहा जैसे ही उसने भूख के साथ हमारे मकान मालिक द्वारा दी गई साधारण खाने पीने की चीजों पर हमला किया। मुझे इसे खाते हुए इस पर चर्चा करनी होगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब लगभग 5 बजने वाले हैं। 2 घंटे में हमें कार्रवाई के स्थल पर होना होगा। मिस इरीन या श्रीमती कहें, अपनी ड्राइव से 7 बजे वापस आएंगे। हमें ब्रायनी लॉज में उनका इंतजार करना होगा। और फिर क्या? आप मुझे छोड़ दो, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि क्या होगा। एकमात्र बिंदु जिस पर मुझे जोर देना है वो ये है कि आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, चाहे जो भी हो। आप समझते हैं? मुझे तटस्थ रहना है, कुछ भी नहीं करना है। शायद कुछ छोटी मोटी अड़चनें आ सकती हैं, उसमें शामिल मत होइए। ये इस तरह खत्म होगा कि मुझे घर में ले जाया जाएगा। 4-5 मिनट बाद बैठक कक्ष की खिड़की खुलेगी। आपको उस खुली खिड़की के पास खड़ा होना है। हम्म। आपको मुझे देखना है क्योंकि मैं आपको दिखाई दूंगा। हम्म। और जब मैं अपना हाथ उठाऊं, ऐसा, तो आपको जो वस्तु मैं दूंगा उसे कमरे में फेंक देना है और साथ ही आग का शोर मचाना है। क्या आप पूरी तरह से समझ गए? पूरा समझ गया। ये कुछ भी बहुत डरावना नहीं है, उसने कहा जैसे ही उसने अपनी जेब से एक लंबी सिगार जैसी रोल निकाली। ये एक सामान्य प्लम्बर का धुएं वाला रॉकेट है जिसके दोनों सिरों पर एक कैप लगाया गया है ताकि ये अपने आप जल सके। आपका काम सिर्फ इतना है, जब आप आग का शोर मचाएंगे तो इसे कई लोग सुनेंगे। फिर आप गली के अंत तक चल सकते हैं और मैं 10 मिनट में आपके पास आ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने खुद को स्पष्ट किया है। मुझे तटस्थ रहना है, खिड़की के पास जाना है, आपको देखना है और संकेत मिलने पर इस वस्तु को फेंककर आग का शोर मचाना है
और फिर गली के कोने पर इंतजार करना है। बिल्कुल। तो आप मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। ये शानदार है। मुझे लगता है शायद अब मुझे अपनी नई भूमिका के लिए तैयार होना चाहिए। वो अपने बेडरूम में चला गया और कुछ ही मिनटों में एक मैत्रीपूर्ण और सरल विचारधारा वाले नॉन कन्फॉर्मिस्ट पादरी के रूप में वापस लौट आया। उसका चौड़ा काला टोप, झूलता हुआ पैंट, सफेद टाई, सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान और देखने वाली और दयालु जिज्ञासा की जो स्थिति थी, वो केवल मिस्टर जॉन हरे ही पूरी कर सकते थे। ये केवल इसलिए नहीं था कि होम्स ने अपना पोशाक बदल लिया था। उसकी अभिव्यक्ति, उसका तरीका, उसकी आत्मा भी हर नए पात्र के साथ बदल जाती थी। जब वो अपराध में विशेषज्ञ बना तो मंच ने एक उत्कृष्ट अभिनेता खो दिया, ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान ने एक तेज तर्ककर्ता। 6:30 बजे थे जब हम बेकर्स स्ट्रीट से निकले, और हमसे 10 मिनट पहले ही समय की घड़ी पर, जब हम सरपेंटाइन एवेन्यू में थे, पहले से ही सांझ हो चुकी थी और लाइटें जल रही थीं। हम ब्रायोनी लॉज के सामने चहलकदमी कर रहे थे, उसके मालिक के आने का इंतजार करते हुए। घर बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने शर्लॉक होम्स के संक्षिप्त विवरण से कल्पना की थी, लेकिन उस इलाके को उतना निजी नहीं पाया जितना मैंने सोचा था। इसके विपरीत ये एक शांत क्षेत्र में एक छोटी सी गली के लिए असाधारण रूप से जीवंत था। एक कोने में गंदे कपड़े पहने हुए लोग धूम्रपान और हंसी मजाक कर रहे थे। एक कटर वाला अपनी चक्की के साथ खड़ा था। दो गार्ड्समैन एक नर्स से फ्लर्ट कर रहे थे और कई अच्छे कपड़े पहने युवा लोग सिगार मुंह में डाले इधर उधर टहल रहे थे। देखिए, होम्स ने कहा, जैसे हम घर के सामने आगे पीछे चल रहे थे, ये शादी मुद्दों को थोड़ा सरल बना देती है। अब ये तस्वीर एक दोधारी हथियार बन गई है। संभावना है कि वो इसे श्री गॉडफ्रे नॉर्टन से देखने में उतनी ही नफरत करेगी जितना हमारे ग्राहक को अपनी राजकुमारी की आंखों के सामने आने से। अब सवाल ये है कि हम ये तस्वीर कहाँ पाएंगे? कहाँ? सच में? ये संभावना नहीं है कि वो इसे अपने साथ रखती हो। ये कैबिनेट साइज की है। महिला के कपड़ों में इसे छिपाना मुश्किल है। वो जानती है कि राजा उसे घेर कर और तलाशी लेकर उसकी तस्वीर हासिल कर सकते हैं। ऐसी 2 बार कोशिशें हो चुकी हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि वो इसे अपने साथ नहीं रखती। फिर कहाँ? उसका बैंकर या वकील। ये दोहरी संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों नहीं। महिलाएं स्वभाव से रहस्यमय होती हैं और वे अपनी बातें खुद छिपाना पसंद करती हैं। वो इसे किसी और को क्यों देगी? वो अपनी सुरक्षा पर विश्वास कर सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कोई व्यवसायी पर कोई अप्रत्यक्ष या राजनीतिक दबाव डाला जा सकता है। इसके अलावा याद रखिए कि उसने कुछ ही दिनों में इसका इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। इसका मतलब ये है कि वो इसे अपने घर में कहीं न कहीं रखेगी। लेकिन ये 2 बार चोरों ने चुराया था। धत, वे जानते ही नहीं थे कि इसे कहाँ देखना चाहिए। तो आप इसे कैसे देखेंगे? मैं इसे नहीं देखूंगा। फिर क्या? मैं उसे मुझे दिखाने के लिए कहूंगा, लेकिन वो मना कर देगी। वो नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे पहिए की आवाज सुनाई दे रही है। ये उसकी गाड़ी है। अब मेरे आदेश का शब्दशः पालन करें। जैसे ही उसने ये कहा, एक गाड़ी की साइड लाइट्स की चमक एवेन्यू के मोड़ से आई। ये एक स्मार्ट छोटा लैडा था जो ब्रायनी लॉज के दरवाजे के सामने आकर रुका। जैसे ही ये रुका, एक कोने में खड़ा एक बेकार आदमी दौड़ते हुए दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उम्मीद कर रहा था कि कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन एक और बेकार आदमी ने उसे धक्का दे दिया जो उसी उम्मीद के साथ आया था। एक जोरदार झगड़ा हुआ जो उस समय बढ़ गया जब 2 गार्ड्समैन ने एक ओर झगड़ने वालों का साथ लिया और कटर वाले ने दूसरी ओर। एक झटका लगा और चुटकियों में जो महिला अपनी गाड़ी से उतरी थी, वो एक छोटे से झगड़ते हुए पुरुषों के घेरे के बीच फंसी हुई थी जो एक दूसरे पर घूंसे और डंडे से हमला कर रहे थे। होम्स महिला की रक्षा करने के लिए भीड़ में कूद पड़े, लेकिन जैसे ही वो महिला के पास पहुंचे, उन्होंने एक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे से खून बह रहा था। उनके गिरने पर गार्ड्समैन एक दिशा में भागे और बाकी झगड़ने वाले दूसरी दिशा में, जबकि अच्छे कपड़े पहने कुछ लोग जो ये झगड़ा बिना भाग लिए देख रहे थे,
महिला की मदद करने और घायल व्यक्ति का ख्याल रखने के लिए दौड़े। आयरिन एडलर, जैसा कि मैं उन्हें अभी भी कहूंगा, सीढ़ियों से तेजी से ऊपर बढ़ी थी, लेकिन वो हॉल के लाइट्स के सामने अपने शानदार रूप के साथ खड़ी थी और सड़क की ओर देख रही थी। क्या वो बेचारा व्यक्ति बहुत घायल है? उसने पूछा। वो मर चुका है, कई आवाजों ने कहा। नहीं नहीं, वो जिंदा है, एक और आवाज चिल्लाई। लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही चला जाएगा। वो बहादुर आदमी है, एक महिला ने कहा। अगर वो नहीं होता तो वे महिला का पर्स और घड़ी छीन लेते। वे एक गैंग थे, और एक खतरनाक गैंग थे। आह, अब वो सांस ले रहा है। वो सड़क पर नहीं लेट सकता। क्या हम उसे अंदर ले जा सकते हैं, मैम? बिल्कुल। उसे बैठने के कमरे में ले आओ, वहां एक आरामदायक सोफा है। इस तरफ कृपया। धीरे धीरे और गंभीरता से उसे ब्रायोनी लॉज में लाया गया और मुख्य कमरे में रखा गया, जबकि मैं अभी भी खिड़की के पास से घटनाक्रम का निरीक्षण कर रहा था। लाइट्स जल चुकी थीं, लेकिन अंधेरे की जगह खिड़कियां नहीं बंद की गई थीं, ताकि मैं होम्स को देख सकूं जब वो सोफे पर लेटे हुए थे। मुझे नहीं पता कि क्या वो उस क्षण में अपनी भूमिका पर पछताए थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मैंने कभी अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस नहीं किया जितना मैंने उस सुंदर प्राणी को देखा जिसके खिलाफ मैं साजिश कर रहा था, या जिस तरह से वो घायल व्यक्ति की देखभाल कर रही थी। फिर भी ये होम्स के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता अगर मैंने अब उस भूमिका से पीछे हटने का विचार किया होता जिसे उसने मुझे सौंपा था। मैंने अपना दिल कठोर किया और अपनी उल्स्टर के नीचे से धुएं के रॉकेट को निकाला। आखिरकार मैंने सोचा, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम तो केवल उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोक रहे हैं। होम्स सोफे पर उठ बैठे थे और मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा इशारा किया जैसे उन्हें हवा की जरूरत हो। एक नौकरानी दौड़ी और खिड़की खोल दी। उसी पल मैंने देखा कि उन्होंने अपना हाथ उठाया और संकेत मिलने पर मैंने रॉकेट कमरे में फेंक दिया और आग चिल्लाया। जैसे ये शब्द मेरे मुंह से निकला, पूरी भीड़, चाहे वे अच्छे कपड़े पहने हों या बुरे, सज्जन, ऑस्टलर्स और नौकरानी, आग की एक सामान्य चीख में शामिल हो गए। कमरे से धुएं के मोटे बादल बाहर निकलने लगे और खिड़की से बाहर निकल गए। मैंने दौड़ते हुए आकार देखे और एक पल बाद अंदर से होम्स की आवाज आई, जो ये बता रहे थे कि ये झूठी आग थी। शोर करती भीड़ से मैं सड़क के कोने तक पहुंच गया और 10 मिनट बाद खुशी के साथ मैंने पाया कि मेरे दोस्त का हाथ मेरे हाथ में था और हम उस शोर शराबे से बाहर निकल आए। उन्होंने तेजी से और चुपचाप कुछ मिनटों तक चलने के बाद एक शांत गली में मुड़ते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर। उन्होंने कहा, कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता था, सब ठीक है। क्या आपको तस्वीर मिल गई? मुझे पता है कि ये कहाँ है। और आपने कैसे पता किया? उसने मुझे दिखा दिया, जैसा मैंने आपको बताया था। मैं अब भी अंधेरे में हूं। मैं रहस्य नहीं बनाना चाहता, उन्होंने हंसी में कहा। मामला बिल्कुल सरल था। आपने, जाहिर है, देखा कि सड़क में हर कोई अपराधी था। वे सभी शाम के लिए नियुक्त थे। मैंने इसका अनुमान किया था। फिर जब लड़ाई हुई, मैंने अपनी हाथ की हथेली में थोड़ा गीला लाल रंग लिया। मैं दौड़ा, गिरा और अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और एक दुखद दृश्य बना दिया। ये एक पुरानी चाल है, मैंने भी इसे समझ लिया। फिर मुझे अंदर लाया गया। उसे मुझे अंदर लाना ही था, वो और क्या कर सकती थी। और उसके बैठने के कमरे में, जो वही कमरे थे जिन्हें मैं संदेह कर रहा था, ये उस और उसके बेडरूम के बीच था, और मैं ये देखना चाहता था कि कौन सा। उन्होंने मुझे सोफे पर रखा। मैंने हवा के लिए इशारा किया। वे मजबूर हो गए खिड़की खोलने के लिए, और आपको मौका मिल गया। ये आपको कैसे मदद करता था? ये बहुत महत्वपूर्ण था। जब एक महिला सोचती है कि उसके घर में आग लग गई है, तो उसकी प्रवृत्ति तुरंत उस चीज को प्राप्त करने की होती है जो उसे सबसे अधिक प्रिय हो। ये एक अभूतपूर्व प्रवृत्ति है, और इसे मैंने कई बार इस्तेमाल किया है। डार्लिंगटन सब्स्टिट्यूशन स्कैंडल में ये मेरे लिए उपयोगी था, और अंसवर्थ कासल के मामले में भी। एक शादीशुदा महिला अपने बच्चे को पकड़ती है, एक अविवाहित महिला अपने गहनों का बॉक्स उठाती है। अब ये मेरे लिए स्पष्ट था कि आज की इस महिला के पास घर में इससे अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं था जिसकी हम खोज कर रहे थे।
वो उसे सुरक्षित करने के लिए अवश्य दौड़ेगी। आग लगने की झूठी सूचना शानदार ढंग से दी गई थी। धुआं और शोर शराबा इतना था कि सबसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति की भी नसें हिल जाए। उसने पूरी तरह से प्रतिक्रिया दी। वो फोटो एक फिसलने वाले पैनल के पीछे दाएं ओर की घंटी के पास एक कोने में रखी हुई थी। वो तुरंत वहीं पहुंची और जब उसने उसे आधा निकाला तो मैंने एक झलक देख ली। जब मैंने चिल्लाकर कहा कि ये मात्र झूठा खतरा था तो उसने फोटो वापस रख दी, रॉकेट की ओर देखा, कमरे से बाहर भाग गई और फिर मुझे वो नहीं दिखी। मैं उठ खड़ा हुआ, माफी मांगी और घर से निकल भागा। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि क्या मुझे तुरंत ही फोटो हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन तब तक कोचवान अंदर आ चुका था और वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। इसलिए मुझे प्रतीत हुआ कि इंतजार करना ही अधिक सुरक्षित होगा। अत्यधिक उतावलापन सब कुछ नष्ट कर सकता था। अब क्या? मैंने पूछा। हमारी खोज व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई है। मैं कल महाराज के साथ आऊंगा और अगर आप हमारे साथ आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं। हमें बैठक कक्ष में ले जाया जाएगा ताकि हम उस महिला की प्रतीक्षा करें, लेकिन संभावना है कि जब वो आएगी तो न हमें वहां पाएगी और न ही वो फोटोग्राफ। महाराज के लिए इसे स्वयं अपने हाथों से प्राप्त करना संतोषजनक हो सकता है। तब आप कब आएंगे? सुबह 8 बजे। वो उठी नहीं होगी तो हमें साफ मैदान मिलेगा। इसके अलावा हमें त्वरित होना चाहिए, क्योंकि ये शादी उसकी जिंदगी और आदतों में पूर्ण बदलाव ला सकती है। मुझे बिना देरी किए राजा को तार भेजना होगा। हम बेकर स्ट्रीट पहुंच गए और दरवाजे पर रुक गए। वो अपनी जेब में चाबी ढूंढ रहे थे जब कोई व्यक्ति पास से गुजरते हुए बोला, गुड नाइट मिस्टर शर्लॉक होम्स। तब सड़क पर कई लोग थे, लेकिन ये अभिवादन एक दुबले युवक से आया लगता था जो एक उल्स्टर पहने हुए था और जल्दी से गुजर गया था। मैंने ये आवाज पहले सुनी है, होम्स ने कहा, हल्की सी झिलमिलाती सड़क की ओर देखते हुए। अब मुझे आश्चर्य है कि वो कौन हो सकता था। मैं उस रात बेकर स्ट्रीट पर सोया और हम सुबह अपने टोस्ट और कॉफी में व्यस्त थे जब बोहेमिया के राजा कमरे में दौड़े हुए आए। आपने इसे सचमुच पा लिया है, उन्होंने कहा, शर्लॉक होम्स को दोनों कंधों से पकड़ते हुए और उनकी आंखों में उत्सुकता से झांकते हुए। अभी नहीं, लेकिन आपके पास उम्मीदें हैं। मेरे पास उम्मीदें हैं। तो फिर चलिए, मैं बहुत अधीर हूं, जल्दी चलने का मन कर रहा है। हमें एक टैक्सी चाहिए। नहीं, मेरी ब्रोहम कार इंतजार कर रही है। तो फिर ये मामला आसान हो जाएगा। हम नीचे उतरे और फिर से ब्रायनी लॉज की ओर चल पड़े। आयरिन एडलर की शादी हो गई है, होम्स ने कहा। शादी? कब? कल। लेकिन किससे? एक अंग्रेज वकील नार्टन से। लेकिन वो उसे प्यार नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसे प्यार करती है। और क्यों उम्मीद करते हैं? क्योंकि इससे आपके महामहिम को भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी का डर नहीं रहेगा। अगर महिला अपने पति से प्यार करती है तो वो आपके महामहिम से प्यार नहीं करती। अगर वो आपके महामहिम से प्यार नहीं करती तो इसका कोई कारण नहीं है कि वो आपके महामहिम की योजना में हस्तक्षेप करे। ये सच है। और फिर भी, खैर, काश वो मेरी ही श्रेणी की होती। क्या शाही महिला बनती। वो मूडी चुप्पी में लौट गए और ये तब तक नहीं टूटी जब तक हम सरपेंटाइन एवेन्यू में नहीं पहुंचे। ब्रायनी लॉज का दरवाजा खुला हुआ था और एक बुजुर्ग महिला सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो हमें कटाक्ष भरी निगाह से देख रही थी जैसे ही हम ब्रोहम से उतरे। क्या आप शर्लॉक होम्स हैं? उसने कहा। मैं शर्लॉक होम्स हूं, मेरे साथी ने उत्तर दिया, उसे सवालिया और थोड़ी चौंकी हुई निगाह से देखते हुए। सचमुच? मेरी मालकिन ने मुझे बताया था कि आप आने वाले थे। वो आज सुबह अपने पति के साथ 5:15 की ट्रेन से चेरिंग क्रॉस से महाद्वीप के लिए निकल गईं। क्या? शर्लॉक होम्स चौंकते हुए पीछे हट गए। वे सफेद हो गए, चिड़चिड़ाहट और आश्चर्य से। क्या आप ये कह रही हैं कि वो इंग्लैंड छोड़ चुकी हैं? कभी वापस नहीं आएंगी। और कागजात? राजा ने खौफ के साथ पूछा। सब कुछ खत्म हो गया? हम देखेंगे। वो सेवक को धक्का देते हुए ड्राइंग रूम में दौड़े और राजा और मैं उनके पीछे चले। फर्नीचर हर दिशा में फैला हुआ था, जैसे महिला ने अपनी हड़बड़ी में शेल्फ और ड्रायर की तिजोरी को उलट पुलट कर दिया हो।
होम्स बेल पुल की ओर दौड़े, एक छोटी सी स्लाइडिंग शटर को खींचा और अपने हाथ को अंदर डालते हुए एक तस्वीर और एक पत्र निकाला। तस्वीर खुद आयरिन एडलर की थी, जो शाम की पोशाक में थी, और पत्र पर लिखा था, शर्लॉक होम्स एस्क्वायर, जिसे बुलाने तक न खोला जाए। मेरे दोस्त ने उसे खोला और हम तीनों ने एक साथ पढ़ा। ये पिछली रात के आधी रात को दिनांकित था और इस प्रकार था। प्रिय शर्लॉक होम्स, आपने सचमुच बहुत अच्छा किया। आपने मुझे पूरी तरह से मूर्ख बना दिया। आग की चेतावनी के बाद तक मुझे कोई संदेह नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि मैंने कैसे खुद को उजागर कर दिया, तो मैंने सोचना शुरू किया। मुझे महीनों पहले ही आपके बारे में चेतावनी दी गई थी। मुझे बताया गया था कि यदि राजा एक एजेंट नियुक्त करता है तो ये निश्चित रूप से आप होंगे, और आपका पता मुझे दिया गया था। फिर भी इन सभी के बावजूद आपने मुझसे वो सब कुछ उगलवाया जो आप जानना चाहते थे। यहां तक कि जब मुझे संदेह हुआ तो मुझे एक इतने प्यारे, दयालु पुराने पादरी के बारे में बुरा सोचना कठिन लगा। लेकिन आप जानते हैं, मुझे एक अभिनेत्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। पुरुषों के कपड़े मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैं अक्सर इस स्वतंत्रता का लाभ उठाती हूं जो ये मुझे देती है। मैंने जॉन कोचमैन को आपको देखने के लिए भेजा। ऊपर गई, अपने वॉकिंग कपड़े पहने, जिन्हें मैं कहती हूं, और जैसे ही आप गए मैं नीचे आई। खैर, मैंने आपका आपके दरवाजे तक पीछा किया और इस तरह यह सुनिश्चित किया कि मैं सचमुच प्रसिद्ध शर्लॉक होम्स के लिए रुचि का एक विषय हूं। फिर मैंने थोड़ी नासमझी से आपको शुभ रात्रि कहा और मंदिर की ओर अपने पति से मिलने चली गई। हम दोनों ने ये तय किया कि जब इतने शक्तिशाली शत्रु द्वारा पीछा किया जा रहा हो तो सबसे अच्छा उपाय है भागना। तो आप कल जब आएंगे तो आपको ये घोंसला खाली मिलेगा। तस्वीर के बारे में आपका क्लाइंट शांति से रह सकता है। मैं एक ऐसे बेहतर आदमी से प्यार करती हूं जो मुझसे भी ज्यादा मुझे प्यार करता है। राजा अब चाहे जो करे, उसे मैं कोई बाधा नहीं डालूंगी। मैंने इसे सिर्फ अपने बचाव के लिए रखा है, और एक हथियार के रूप में जो भविष्य में किसी भी कदम से मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। मैं एक तस्वीर छोड़ रही हूं जिसे वो चाहता हो सकता है। और मैं, प्रिय शर्लॉक होम्स, आपकी सच्ची आयरिन नॉर्टन नी एडलर। क्या औरत! ओह, क्या औरत! बोहेमिया के राजा ने कहा, जब हम तीनों ने ये पत्र पढ़ लिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि वो कितनी तेज और निर्णायक है? क्या वो एक अद्भुत रानी नहीं बन सकती थी? क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि वो मेरी श्रेणी में नहीं थी? महिला को लेकर जो मैंने देखा, वो सच में आपके महामहिम से बहुत अलग स्तर की प्रतीत होती है। होम्स ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे खेद है कि मैं आपके महामहिम के काम को एक अधिक सफल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सका। इसके विपरीत मेरे प्रिय महोदय, राजा ने कहा, कुछ भी अधिक सफल नहीं हो सकता था। मुझे पता है कि उसका शब्द अडिग है। अब तस्वीर उतनी ही सुरक्षित है जैसे वो आग में हो। मैं ये सुनकर खुश हूं महामहिम। मैं आपका भारी कृतज्ञ हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार आपको पुरस्कृत कर सकता हूं। ये अंगूठी, उसने अपनी अंगूठी उतारते हुए उसे हाथ में रखा, आपके महामहिम के पास वो चीज है जिसे मैं और भी अधिक मूल्यवान मानूंगा। होम्स ने कहा, आप बस इसका नाम लीजिए। ये तस्वीर। राजा ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। आयरिन की तस्वीर? उसने कहा, बिल्कुल, अगर आप इसे चाहते हैं। मैं आपके महामहिम का धन्यवाद करता हूं। फिर इस मामले में और कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे आपका सम्मान करते हुए शुभ प्रभात की कामना है। वो झुके और राजा द्वारा बढ़े हुए हाथ की ओर देखे बिना मेरे साथ अपने कक्षों की ओर चल पड़े। और इस तरह एक बड़ा घोटाला बोहेमिया के राज्य को प्रभावित करने के लिए तैयार था, और शर्लॉक होम्स की सर्वोत्तम योजनाओं को एक महिला की बुद्धिमानी ने हरा दिया। वो हमेशा महिलाओं की चतुराई पर हंसी उड़ाते थे, लेकिन मैंने उन्हें हाल ही में ऐसा करते हुए नहीं सुना। और जब वो आयरिन एडलर का उल्लेख करते हैं या उसकी तस्वीर की बात करते हैं, तो ये हमेशा सम्मानजनक रूप में महिला के शीर्षक के तहत होता है। अभी आप सुन रहे थे आर्थर कानन डायल की लिखी कहानी अ स्कैंडल इन बोहेमिया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।